हाथ में पकड़ा कांच का गिलास चकनाचूर हो गया था। दर्द से आर्यन ने अपनी आंखें मीच कर खोली थी। भाई, एक लड़के की आवाज उसके कानों में पड़ी, लेकिन वो सामने जमीन पर गिरे कांच को देखता रहा। अपना हाथ जख्मी किए वो बिल्कुल बेजान सा कुर्सी पर बैठा था। ये क्या किया आपने? सानिया ने उसका हाथ थाम लिया, जिससे खून गिरकर कारपेट को रंग रहा था। नहीं करते हम तुमसे मोहब्बत। तुम जैसे सख्त, बेदिल और जानवर जैसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है हम अपनी जान दे दें। वो झटका देकर कितनी दूर जा चुकी थी, जहां आज भी आर्यन खुराना खड़ा रह गया था। सानिया की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो खामोशी से आर्यन के हाथ पर पट्टी बांधते हुए उसे दर्द से देख रही थी, जो अब खामोशी से अपनी जगह से उठ गया था। भाई, वो तड़प कर उसे पुकार बैठी। एक पल के लिए आर्यन की कदम रुकी। आप आप उसे भूल क्यों नहीं जाते? उसने भरे हुए गले से पूछा। आर्यन ने होंठ भींच लिए। इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। वो उसे क्या बताता? एक हाथ में अपना कोट उठाए वो लंबे लंबे कदम भरता स्टडी रूम से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। घुप अंधेरे ने उसका स्वागत किया। उसे एक चेहरे की छवि हर तरफ दिखाई दी। उसकी हंसी की खिलखिलाहट दूर तक सुनाई दी। आर्यन ने सख्ती से सिर झटक दिया, अपना कोट उछालकर बिस्तर के किनारे पर फेंक दिया। सुना था प्यार में लड़का लड़की पर जबरदस्ती करता है और उसे बदनाम कर देता है, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा था। अभी वो इन्हीं ख्यालों में उलझा था कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। आर्यन की नजर नंबर पर उठी और वो खामोशी से रिसीव कर गया। सर, आपको दी गई जानकारी एकदम सही है। मिस रिया शर्मा इस वक्त हिंदुस्तान में ही है और 2 दिन के बाद होने वाले मॉडलिंग शो में परफॉर्म करने वाली हैं। रोहन की बात पर आर्यन की होठ भिज गए। उसने कॉल काट दी। तुम मिस रिया शर्मा अब अपने हुस्न की नुमाइश करके फेम हासिल करना और पैसा कमाना चाहती हैं। इस बात ने आर्यन को अंदर तक जलाकर रख दिया था। तो फिर अब मुलाकात का शर्फ बख्शना ही चाहिए। दिल ही दिल में ये मजबूत इरादा करके वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। पिंकी, पिंकी बाहर आइए। गुस्से से चीखती वो अपनी नौकरानी को आवाज दे गई। वो नाजुक सी लड़की, जिसका न सिर्फ फिगर कमाल था बल्कि उसके चेहरे की चमक और उसका कुंदन जैसा रूप एक पल में सामने खड़े किसी भी शख्स को घायल कर देने के लिए काफी था। उस वक्त वो हील की टक-टक के साथ अपने मैंशन में दाखिल हुई। ब्लैक टॉप और वाइट जीन्स और गोल्डन स्कार्फ लिए वो इस समय बेहद गुस्से में थी। शर्मा मैंशन, जिसकी वो इकलौती वारिस थी, इस वक्त वो वहां खड़ी अपनी सबसे करीबी नौकरानी पिंकी पर गुस्सा कर रही थी। जी बीबी जी, वो भागती हुई आई। कबीर कहाँ है? वो अपनी धीमी आवाज में गुस्सा कर रही थी। जी वो, नौकरानी घबरा गई। कुछ पूछ रहे हैं हम। कबीर शर्मा कहाँ है इस वक्त? जी वो गुड़िया से मिलने, उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, जबकि सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की ने मुट्ठियां भींच ली। हमसे छुपकर अब ये काम करने लगे हैं और उन्हें लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा। वो गुस्से से सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे की ओर बढ़ गई, जबकि पिंकी घबराकर कबीर शर्मा को कॉल में लाने लगी। सानिया कब से एल्बम लिए बैठी थी। उसे बंद करते हुए वो एक हिचकी भर गई। कितनी जल्दी सब बिखर गया था। कुछ भी तो पहले जैसा नहीं रहा था। भाई, भाई, क्या आप कभी अपनी जिंदगी में सुकून नहीं होंगे? क्या वो कभी मुस्कुराएंगे नहीं? रोते हुए उसने दोबारा हिचकी ली कि एक पल को उस शख्स की छवि आंखों में आ ठहरी। खोई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, साथ ही कोई भुला याद आया। 2 साल पहले घड़ी की टिक टिक अचानक तेज अलार्म में बदली तो अभिमन्यु की आंख खुल गई। एक अंगड़ाई लेते वो बिस्तर से उठा। अपने बाजुओं की डोली शोली देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया। चेहरा क्लीन शेव था, जिस वजह से उसका डिंपल हंसते या मुस्कुराते हुए साफ नजर आता। वो डिंपल अपनी झलक दिखाकर तुरंत गायब हो गया। वर्जिशी जिस्म, सिक्स पैक, बिना शर्ट के वो इस वक्त आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। खुद को एक आंख मारते हुए वो बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी से शावर लेकर वो बाहर आया। बाथरूम में आईने के सामने खड़ा वो अपनी बालों में हाथ फेर रहा था। पानी की बूंदों को एक झटके से पीछे खड़ी उस लड़की पर डाल गया, जो अचानक ही कमरे में बिना नॉक किए दाखिल हुई थी। आई तो वो अभिमन्यु को डरानी थी, लेकिन उसे इस हालत में देखकर अब कानों तक लाल हो गई थी।
अपने पीछे खड़ी उस नाजुक सी हसीना को देखते ही अभिमन्यु की चेहरे को एक बार फिर मुस्कान ने छू लिया, जबकि वो झेंपती हुई अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ गई। अभिमन्यु ने पलटकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और सिर से पांव तक उसका पूरा जायजा लिया। व्हाइट फ्रॉक में लाल दुपट्टा गले में लिए चांद सा दमकता चेहरा वो सीधा अभिमन्यु की दिल में उतर रही थी। बेख्तियार उसकी नजर उसकी गुलाबी होठों पर जा ठहरी तो दिल में अनगिनत जज्बात जाग उठे। दिल किया आगे बढ़कर उन होठों का जाम पी लें, बहक कर कुछ मीठी शरारत कर दें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। वो उसकी दोस्त थी, एक अच्छी दोस्त और एक अच्छी पड़ोसन भी, जो उसके बहुत करीब आ चुकी थी। क्या बात है, आज सुबह सुबह चांद निकल आया मेरे आंगन में। अभिमन्यु अपना ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। कुछ देर के बाद वापस आया तो वो उसके बिस्तर पर पूरे हक से बैठी उसके मोबाइल पर स्क्रोलिंग कर रही थी। उसका इतना हक जताना अभिमन्यु को हमेशा खुश करता था। वो उसकी रूह में शामिल हो चुकी थी कि उसका वजूद अभिमन्यु को खुद से कभी अलग लगा ही नहीं। अपने बालों में कंघी करते हुए वो आईने में उसके नाजुक और दिलकश अंदाज को देखे जा रहा था। आन्या ने तिरछी नजर से उसे देखा और पूछा, ये किसका नंबर है अभिमन्यु? वो बिस्तर से उठकर उसके पास आते हुए पूछने लगी। अभिमन्यु ने मोबाइल उसके हाथ से लिया और देखने लगा। एक मैसेज था, अभिमन्यु, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं आज। वो मैसेज पढ़कर अभिमन्यु के माथे पर कई लकीरें पड़ गईं। नंबर सेव नहीं था। ये एक लड़की का मैसेज है, शायद कल यूनिवर्सिटी में मिली थी, बार बार मिलने को बोल रही थी, पता नहीं क्यों। अभिमन्यु ने अनजान बनते हुए मोबाइल ड्रेसिंग पर रख दिया। फिर तुम मिले क्यों नहीं? जानते हो उस लड़की को? आन्या का लहजा गुस्से भरा और सख्त था। यार, क्या तुम मुझे जानती नहीं? ऐसे हर किसी से मिलने लगूं तो सबके साथ मेरा स्कैंडल बन जाएगा। और तुम जानती हो, आर्यन खुराना एक चार्मिंग टाइकून है। किसी और का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए ही मुसीबत हो जाएगी। अभिमन्यु खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए अब सच में आन्या को जला गया था। चार्मिंग टाइकून होगे तुम खुद के, खबरदार जो मेरे सामने अपनी जरा सी भी तारीफ की। वो उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते उसकी होश उड़ा गई थी। वो एक पल दोनों के लिए भारी पड़ गया। उस एक पल ने दोनों के दिलों में इश्क की दस्तक दे दी थी। आर्यन खुराना इस वक्त मॉडलिंग की दुनिया का सबसे कम उम्र और खूबसूरत नौजवान लड़का था। अमीरजादा तो वो था ही, बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद का इकलौता वारिस। एक फूफी थी जो उन दोनों की केयरटेकर थी, नमिता बुआ। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। नमिता बुआ अब एक बहुत ही डीसेंट महिला थीं, जिन्होंने आर्यन और उनसे 3 साल छोटी बहन सानिया दोनों को बहुत प्यार से पाला था। आर्यन 10 साल का था और सानिया 7 साल की, जब एक कार एक्सीडेंट में उनके माँ बाप की मौत हो गई थी। उस वक्त नमिता सिर्फ 18 साल की थी। तब से अब तक 13 साल गुजरने के बाद भी उनके लिए दोनों आज भी बच्चे ही थे। अभिमन्यु को शौक था मॉडलिंग का और वो उसे पूरा भी कर रहा था। यूनिवर्सिटी में वो सबकी जान था, तो उसकी जान आन्या थी। यार, मेरी जुर्रत है कि मैं अपनी हनी के सामने किसी और को देखूं भी? मिलना तो बहुत दूर की बात है। वो उसकी आंखों में झांकते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। आन्या ने एकदम अपनी और उसकी पोजीशन का ख्याल करते हुए उसका कॉलर छोड़ दिया, क्योंकि अभिमन्यु उसे कभी नहीं छूता था। वो खुद ही कभी कभी उसकी इतना करीब आ जाया करती थी। गुड बॉय, चलो अब उस लड़की को बोलो तुमसे आकर मिले। वो उसके सीने पर हाथ से थपकी मारते हुए उसे शाबाशी देती आगे का ऑर्डर भी दे गई थी। क्या? वो उसके हाथ का स्पर्श अपने सीने पर महसूस करता अपनी धड़कनों में हलचल महसूस कर रहा था। क्या? कम सुनाई देता है? तुम कर रहे हो कॉल या हम करें? उसका शाही अंदाज भी अभिमन्यु को बेचैन कर गया था। कर देता हूं, लेकिन मुझे उससे मिलना नहीं, टाइम नहीं है यार। अभिमन्यु ने मोबाइल उसे पकड़ाते हुए कहा और खुद जूते पहनने लगा। आज हमें और सानिया को तुम यूनिवर्सिटी छोड़ने जाओगे अपनी गाड़ी में। वो अपनी नीली आंखों को बहुत मासूमियत से झपकाते हुए बोली। उफ लड़की, तुम मुझे मार कर ही दम लोगी, वो ड्रामेटिक अंदाज में बोला। अच्छा, अब बस करो ये ड्रामे, चलो देर हो रही है। वो उसे लेकर कमरे से बाहर निकली कि नमिता बुआ सीढ़ियां उतरती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम नीशू, वो उन्हें प्यार से पुकारता था। अभिमन्यु फौरन उन्हें गले लगा गया। कहीं जा रहे हो एक साथ दोनों? उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन लहजे में गहराई थी। दोनों नहीं, तीनों। अचानक सानिया ने आकर उन्हें चौंकाया। ठीक है आर्यन, आज यूनिवर्सिटी के बाद एक चक्कर ऑफिस का भी लगा लेना,
कुछ डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारी साइन चाहिए। नमिता को आन्या कभी बुरी नहीं लगी थी, लेकिन ना जाने क्यों उन्हें हमेशा आन्या से एक अजीब सी नेगेटिव वाइब महसूस होती थी। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही जहां सबकी नजर अभिमन्यु पर थी, वहीं सान्या और आन्या को भी उसकी गाड़ी से उतरते देखकर कुछ लड़कियां हैरान रह गईं। ये लो तुम्हारा मोबाइल, शाम को मिलने के लिए बुलाया है उस लड़की को, तो तुम और हम एक साथ जाएंगे। आन्या ने हुक्म दिया तो वो अपने डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। आन्या, किस लड़की की बात हो रही थी? सान्या ने हैरानी से पूछा। है कोई तुम्हारे भाई की फैन, सोच रही हूं थोड़ा सा सबक सिखाएं उसे। पेपर्स को अच्छे से चेक करते हुए नमिता ने उन पर साइन किए। क्या आर्यन ऑफिस आए हैं? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं आए। शाम के 4 बज रहे थे। उन्होंने आर्यन को कॉल मिलाने लगी, जो इस वक्त आन्या के साथ एक होटल में बैठा उस लड़की का इंतजार कर रहा था। ओ नो, निशु तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। अभिमन्यु ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया। आज ऑफिस जाना था, सिम्मी ने सुबह बताया था मुझे। कैसे कागजात हैं जिन पर तुम्हारे साइन होते हैं? आन्या ने पूछा। यार, ये जो जायदाद है ना, वो मेरे नाम है, तो कोई भी ऐसा डिसीजन जो निशु लेती है उसे पूरा करने के लिए मेरे साइन मस्ट है। अभिमन्यु ने तफसील से जवाब दिया। हाय अभिमन्यु। अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई। माला नाम था उसका। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अभिमन्यु ने एक नजर आन्या को गुस्से से देखा। हाँ जरूर बैठिए, आपसे तो मिलने आए हैं हम। आन्या ने दिलचस्पी से कहा। असल में मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था मिस्टर अभिमन्यु। मॉडल होने के बावजूद मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। एक मिनट, आन्या ने उसे तुरंत रोक दिया। क्या आपने हमसे परमिशन ली है अभिमन्यु की तारीफ करने की? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? अब वो लड़की भी खिंच गई थी। आप क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? अभिमन्यु ने तुरंत पूछा। जी, दरअसल मुझे आपके साथ एक फोटो शूट करवाना है। मैं मॉडलिंग की दुनिया में नई हूं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ एक फोटो शूट कर लें। उसने एक आंख मारते हुए अभिमन्यु को बेबाक नजरों से देखा। मेरा ख्याल है तुम्हारा शौक पूरा हो गया है, तो अब हमें चलना चाहिए, अभिमन्यु ने तंज भरे अंदाज में कहा। मिस्टर अभिमन्यु, आपने जवाब नहीं दिया। माला बेचैन हो गई। जी, जो भी हैं आप, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप ऐसे मुझे इनकार नहीं कर सकते। मैं आपके लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकती हूँ। आन्या दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने जब ना कह दी तो ना कह दी है। वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। हाउ डू यू टच मी? अगर मिस्टर अभिमन्यु की सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी बनकर रहो। ए यू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, अभिमन्यु सिंगल नहीं है। अभिमन्यु ने गुस्से से उसे देखा और पहली बार पूरे हक से आन्या का हाथ थाम लिया। किसने कहा आपसे कि अभिमन्यु सिंगल है? हम अभिमन्यु के साथ हैं। आन्या ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठते हुए दोनों ही बिल्कुल खामोश थे। आज तक दोनों ने कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं थामा था। आई एम सॉरी, मैं ज्यादा ही जज्बातों में आ गई थी, आन्या ने मासूमियत से कहा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है यार, अभिमन्यु ने नरमी से कहा। अभी मुझे ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस से होकर तुम्हें घर छोड़ दूं? नमिता, जो आर्यन का इंतजार कर रही थी, उसे ऑफिस के अंदर आता देख पाई, लेकिन उसके साथ आन्या को देखते ही उसके माथे पर बल उभर आए। सॉरी निशु, थोड़ा लेट हो गया था। खैर, आप मुझे बताइए कहाँ साइन करने हैं? अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। पहले आराम से बैठो, तुम ये पेपर्स आराम से पढ़ लो, फिर साइन कर देना। वो बाहर की ओर निकल गई। तभी उनमें से एक फाइल उठाकर आन्या ने देखी, जिस पर पूरे 5 करोड़ की अमाउंट लिखी हुई थी। अभिमन्यु, क्या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है आपकी कंपनी? इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। आन्या ने हाथ में पकड़ी फाइल पर नजर डाली तो उसमें एक अनाथालय के लिए 3 करोड़ रुपए लिखे थे। अभी वो और डिटेल्स देखती कि अचानक नमिता अंदर आ गई और उसके हाथ से फाइल झट से ले ली। डोंट माइंड आन्या, ये हमारे ऑफिस के मेन प्रोजेक्ट्स हैं और फाइल्स कॉन्फिडेंशियल हैं। नहीं, बस आन्या को अब घर छोड़ना है, अभिमन्यु कहता हुआ उठा। नमिता ने आन्या से पूछा, तुम क्या लोगी? हमें जाना चाहिए, आप भी बहुत बिजी पर्सन हैं, बहुत कीमती है आपका एक एक लम्हा। आन्या ने एक मीठा सा तंज कर दिया। रास्ते भर वो खामोश रही। क्या हुआ? अभिमन्यु ने पूछा।
वो हमें मुंह से भी मना कर सकती थी ना। हमारे हाथ से उन्होंने फाइल खींची। बहुत बुरा लगा हमें। जानता हूं तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन फिर भी यही कहूंगा, जस्ट अवॉइड। वर्तमान समय। विजय शर्मा का एक्सीडेंट हुआ था। इस वक्त कबीर शर्मा और रिया शर्मा उनके पास हॉस्पिटल में मौजूद थे। अपने आखिरी वक्त में जो कुछ उन्होंने बताया था, उसने दोनों को हिलाकर रख दिया था। उनकी मौत को आज पूरे 2 साल हो गए थे। रिया शर्मा पहले वाली आन्या नहीं रही थी। कल तक वो एक आम लड़की थी, आज एक मशहूर मॉडल मिस रिया शर्मा के नाम से जानी जाती थी। कबीर शर्मा जिसने सानिया को चाहा था, लेकिन हालात उसे उससे दूर ले गए थे। आप क्यों गए थे वहां? रिया ने नाराजगी भरे लहजे में पूछा। कबीर उसके पास आया। नाराज क्यों हो जाती हो? जानती तो हो उस बच्ची को हमारी जरूरत है। हमारी नहीं, उस बेदर्द औरत की, रिया ने दांत भींचते हुए कहा। वो कातिल है हमारी चाचा जान की। आप भूल सकते हैं, हम नहीं, रिया ने गुस्से से कहा। वो सिर्फ 11 साल की है और बिल्कुल तुम्हारी तरह है। यूं लगता है कि मेरी हनी खड़ी है, कबीर बेबसी से बोला। वैसे ही जैसे उसकी मां ने हमारे चाचा जान से चुराई। उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया। रिया ने अपने आंसू नहीं पोंछे। कबीर ने उसे प्यार से समझाया। रिया बहुत संवेदनशील हो गई थी। मिस रिया शर्मा अपने शूट के लिए मुंबई आई हुई थी। मेकअप रूम में तैयार होते हुए वो खुद का जायजा लेने लगी। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंक कर मुड़ी। उसका दिल जैसे थम गया। 2 साल के बाद वो उसे देख रही थी। वो उसे गहरी नजरों से देखते हुए करीब आ रहा था। रिया की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अभिमन्यु इन 2 सालों में और भी ज्यादा आकर्षक हो गया था। जो चीज मेरे लिए गलत थी, वो तुम्हारे लिए कैसे सही हो गई रिया शर्मा? वो बहुत ही ठंडे लहजे में बोला। छोड़ दी। जिस जज्बे के साथ आर्यन ने मॉडलिंग छोड़ी थी, वो हर लम्हा रिया के जहन में जिंदा था। हम कुछ भी करें, आपको क्या हक है हमसे सवाल करने का? और आपको अंदर किसने आने दिया? सॉरी मिस्टर वरुण, हम आज का ये मॉडलिंग शो नहीं कर सकते। वरुण अब गुस्से में था। ये मजाक है क्या? आपको ये शो करना ही पड़ेगा। वरुण जिद में आकर उसकी कलाई पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी सांस अटक गई। आह! उसने सामने देखा। अभिमन्यु। मिस रिया शर्मा ये मॉडलिंग नहीं करेंगी, अभिमन्यु ने हुक्म जैसा कहा। जितना नुकसान होगा उसका डबल मिलेगा। अब जाओ यहां से। अभिमन्यु ने दरवाजा लॉक किया। जाकर बदलो अभी। मजबूरन उसे उसके साथ बाहर आना पड़ा। बैठो गाड़ी में। मैंने कबीर को कॉल कर दिए, वो भी आ रहा है। रिया चौंक गई। भाई को क्यों कॉल की? अभिमन्यु ने गाड़ी रोकी। हमारा विवाह हो रहा है रिया। आपको ऐसा क्यों लगा कि हम आपसे विवाह करेंगे? अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे गन निकाली और उसे अपनी कनपटी पर रख लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? 2 साल मैंने मुड़कर नहीं देखा तुम्हें, लेकिन आना पड़ा मुझे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, हमारा निकाह या मेरी मौत। रिया रो पड़ी। तुम पागल हो गए हो, प्लीज गन नीचे करो। सिर्फ 3 तक गिनूंगा रिया। 1, 2। बस! रिया चीख उठी। मैं तैयार हूं। थोड़ी ही देर में वो दोनों मस्जिद में बैठे थे। कबीर ने अपनी बहन का हाथ अभिमन्यु के हाथ में देकर गहरी सांस ली। निकाह की रस्म पूरी होते ही अभिमन्यु उसे लेकर अपने घर पहुंचा। भैया, क्या हनी सच में वही थी? सानिया ने खुशी से पूछा। अभिमन्यु कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही अंदर आया, रिया उस पर टूट पड़ी। उसने उसके सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। अभिमन्यु चुप खड़ा रहा। छोड़ो हमें, तुम बेवफा हो। जब तुम्हारे चाचा जान की डेथ हुई तो नमिता बुआ सह नहीं पाई, अभिमन्यु ने धीरे से कहा। उन्होंने हमारी खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। उन्होंने चाचा जान से छुपकर निकाह किया हुआ था। 12 साल रिया, पूरे 12 साल वो उनसे दूर रही। उनकी एक बेटी थी, गुड़िया। हमारी खातिर अपनी ही बेटी को अनाथालय में पलते देखा। रिया अब सिसक रही थी। 11 साल की गुड़िया हमारी बुआ की बेटी है। अभिमन्यु ने उसे सीने से लगा लिया। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। उनकी जान बचाना जरूरी था, इसीलिए मैं उन्हें लंदन लेकर गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो कैंसर से लड़ नहीं पाई। वो कहाँ है अभिमन्यु? अल्लाह के पास। रिया फूट फूट कर रो पड़ी।
उन्हें माफ कर दो। आयत ने हैदर का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। दोनों ही रो रहे थे। रिया ने झुककर उसके माथे को चूम लिया। इतनी देर कर दी मेहरबान आते आते। अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया। साथ ही कबीर और सानिया का भी निकाह कर दिया गया। गुड़िया को कबीर के साथ आते देख सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। खुशियों की ये पल हमेशा बने रहीं, इसी दुआ के साथ चारों तरफ खुशियों का माहौल बन गया। आर यू हैप्पी? अभिमन्यु ने प्यार से पूछा। जब चांद ही पास हो तो कौन पागल खुश नहीं होगा, रिया ने जवाब दिया, और दोनों के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। समाप्त।